नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब देश के हित में कुछ सिस्टम बनते हैं, सिस्टम में कुछ बदलाव होता है, नियम कानून चेंज किए जाते हैं, तो परेशानियां उन लोगों को होना शुरू हो जाता है जो देश के खिलाफ काम करते रहे हैं। एंटी इंडिया एलिमेंट को वो परेशानी क्रिएट हो जाती है और उसके बाद कॉन्स्पिरेसी भी उसी के रफ्तार में चलने लगता है। लेकिन जब सिस्टम बदल रहा है, एक्शन हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी स्थितियां सरकार अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हर कॉन्स्पिरेसी से लड़ना है। और इसीलिए अभी एक दो नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है, उन लोगों की सेटिंग भी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का असली चरित्र दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी एक्सपोज हो रही है। पार्टी तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब बर्बादी की ओर है। तो तीसरे तरफ असम से लेकर केरल तक हर जगह पर एक विवाद और चल रहा है। नागरिक कौन है, किसे नागरिक माना जाना चाहिए? क्या आपके पास कुछ दस्तावेज हैं तो आपकी नागरिकता सिद्ध हो जाएगी? और यही समस्या इन लोगों की है कि आगे क्या होने वाला है। तभी तो 23 पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर सबने सीजेआई को भी चिट्ठी लिखी कि देखिए, देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है और इसलिए सीजेआई को इंटरफेयर करना जरूरी है। यही वही मसला है कि पश्चिम बंगाल में टेलीग्राफ के एडिटर रहे आर राजगोपाल, जिनको अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए पुलिस थाने जाना पड़ा और वहां पर जब उन्होंने अपने सारे दस्तावेज दिखाए, कहा गया नहीं, ये दस्तावेज मान्य नहीं है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो नहीं है, अगर नहीं है तो कहीं तो ऐड होना चाहिए, कुछ और दस्तावेज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए। वो तत्काल जो पासपोर्ट की जरूरत थी वो तो पूरी नहीं हुई। मीडिया में भी हंगामा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उसने भी सामने आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इतने वरिष्ठ पत्रकार के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन असम में तो कुछ और ही चल रहा है। वहां सरकार अपने सबूत दे रही है और हाई कोर्ट से भी इन लोगों को परेशानी बढ़ी हुई है। ट्रिब्यूनल का फैसला, यानी 2019 में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने जिन लोगों को भारत का नागरिक मानने से इनकार कर दिया था, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो 50 साल 60 साल के हैं। 70 के दशक में वो आए थे और असम एकॉर्ड का हवाला देकर नागरिकता साबित करने में लगे हुए हैं। उसी में एक व्यक्ति अमीनुल हक, जो असम हाईकोर्ट यानी गुवाहाटी में गया, हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि हम कैसे विदेशी नागरिक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 15 डॉक्यूमेंट्स हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स ये साबित करने के लिए काफी हो सकता है कि हम देश के नागरिक हैं। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने कहा ये 15 डॉक्यूमेंट्स खारिज किए जाते हैं, ये नागरिकता आपकी साबित नहीं करता। उन 15 डॉक्यूमेंट्स को देखिए कि कैसे यहां पर व्यवस्थाएं बदली और फिर उस व्यवस्था को बदलने के कारण इन लोगों ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स यानी तुष्टीकरण की राजनीति, कभी इस वर्ग को खुश करना है, कभी इस वर्ग को खुश करना है, कभी मुसलमानों को खुश करना है, कभी किसी और को खुश करने के लिए मुसलमानों के साथ साठगांठ करनी है। और अमीनुल हक को जो हाई कोर्ट में प्रूफ दिए गए, उन्होंने कहा कि देखिए, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ने हमको कहा है कि आप देश के नागरिक नहीं हैं, लेकिन किस आधार पर कहा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास तो सारे दस्तावेज हैं और असम एकॉर्ड के अनुसार 1971 से पहले ही हम आ गए थे, इसलिए हमारी नागरिकता साबित होनी चाहिए। उन्होंने वोटर आईडी कार्ड दिखाया, जज ने कहा नहीं, यह प्रमाणित नहीं करता है। पैन कार्ड दिखाया, अपने स्कूल के सर्टिफिकेट दिखाए, उन्होंने जो जमीन खरीद रखी है लैंड के सर्टिफिकेट दिखाए, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि जज साहब का कहना था कि अगर आप नागरिक हैं तो भारत में आपकी वंश परंपरा होनी चाहिए। आप बाहर से आए, 1971 से पहले आए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारत में आकर नागरिकता लिए हो या नागरिकता के प्रोसेस में गए हो। आप रिफ्यूजी बनकर आए तो उस समय
इलीगल इंट्रूडर नहीं कहा जाएगा। यानी आप बांग्लादेश से आए तो हैं और आपको शरणार्थी की तरह रखा गया, आपको अवैध तरीके से घुसपैठिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत का नागरिक तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए 15 दस्तावेज, हर दस्तावेज उनके पास, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्टोरल रोल में नाम है, लैंड परचेज करने का सर्टिफिकेट है, स्कूलिंग वहीं से हुई है तो स्कूल का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट उन्होंने हाई कोर्ट में प्रोवाइड किया। लेकिन जज साहब ने कहा 15 दस्तावेज ये काफी नहीं है, आप नागरिक साबित नहीं हो सकते, आपकी नागरिकता नहीं है। ये कह सकते हैं कि हम अवैध तरीके से घुसपैठ करके नहीं आए हैं। उस समय बॉर्डर खोल दी गई थी बांग्लादेश के आजादी की लड़ाई में, और उस समय भारत ने हमें एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट रिफ्यूजी की तरह किया। एक्सेप्ट इस बात के लिए नहीं किया कि बांग्लादेश के सारे मुसलमानों को भारत में आने के बाद नागरिकता दे देंगे। अमीनुल हक मुसलमान है और उसे बांग्लादेश के बनने के बाद वापस चला जाना चाहिए था, वो असम में ही रह गया, इसलिए उसकी नागरिकता साबित नहीं हो पाई। मतलब 15 दस्तावेज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन कौन से दस्तावेज बना रखे हैं। इसलिए ये हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन, जिसके लिए अमित शाह ने एक पैनल बनाया और जस्टिस प्रभाकर के नेतृत्व में ये पैनल चारों तरफ डेमोग्राफिक चेंज को देख रहा है, ये वही फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बाद की बात है। और इसके साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट से जिसका नाम हटाया गया उसी का आधार है, और उसी आधार पर इनके जितने दस्तावेज हैं खारिज करके कहा जा रहा है तुम भारत के नागरिक नहीं हो, बल्कि तुम विदेशी हो और विदेश वापस जाओ, या फिर यहां रिफ्यूजी बन के रहो। सरकार के संसाधन आपके लिए नहीं बने, यहां पर आप रिफ्यूजी बनकर रहोगे, आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, सरकारी जो सुविधाएं हैं यानी कि योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने 2.6 मिलियन यानी 26 लाख महिलाओं को, यह अभी जो अन्नपूर्णा योजना वहां चल रहा है उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा दिया। एक राज्य की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये साइलेंटली चल रहा है, विपक्ष को पता है, इसीलिए हंगामा किया जा रहा है। और तभी ये परेशानियां बढ़ी जो असम से चलकर जम्मू कश्मीर तक पहुंची है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध। अभी भारत इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जब तक पाकिस्तान अपने उस पुराने रवैये को चेंज नहीं करता, हम किसी तरह का ट्रीटी टॉक कर पाएंगे, ना कोई संधि, ना कोई बातचीत। लेकिन इस बीच हंगामा हुआ इस बात को लेकर कि देखिए ये भारत ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जा रही है। ट्रैक टू टॉक मतलब अब भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार डायरेक्ट अपने ऑफिशियल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि कुछ पत्रकारों का इस्तेमाल, कुछ इंटेलेक्चुअल्स का इस्तेमाल, कुछ वैसे लोगों का इस्तेमाल कर रही है जिससे कि मुद्दे निर्धारित हों और उसके बाद तय हो कि नहीं टॉक होना चाहिए। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी भारत की सरकार तो नहीं करवा रही, लेकिन ये करवा कौन रहा है? विपक्ष में बैठी वो पार्टियां जिसको लगता है पाकिस्तान के साथ संबंध सुधरने चाहिए, जिसको लगता है पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने पर आगे स्थितियां ऐसी हो सकती है कि भारत के मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर आएगी। पाकिस्तान हमें सपोर्ट करता है चुनावों के दौरान कुछ मुद्दे उठाकर, और नहीं तो फिर आतंकवादी हमले करके, जो स्थितियां रही है। इसीलिए इस बीच ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल ही रही थी कि इधर 117 लोगों ने लेटर लिखा, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला भी साइन करने वाले हैं। ये भारत में बैठे हुए 61 लोगों ने ये लेटर पर साइन किया, 56 पाकिस्तान का था। पाकिस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन 61 ये गद्दार गैंग के लोगों को दबोचा गया है इसी आधार पर कि आपको क्या फर्क पड़ रहा है जब सरकार ये मानकर बैठी है कि पाकिस्तान अगर परेशान है, उसको साइलेंटली साइड किया जा रहा है, तो फिर आपकी क्या परेशानी हो गई कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध बेहतर होना चाहिए। क्योंकि परेशानी भारत के अंदर तो नहीं है, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो उसमें भी पाकिस्तान परेशान है। 1 साल से ज्यादा समय हो गया, भारत ने तो नहीं कहा
कि इसको रिज्यूम करने के लिए हम परेशान हैं, सस्पेंशन है, सस्पेंड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बार बार कहता रहा, जब भी फसल चक्र एक पूरा होता है पाकिस्तान की परेशानी बढ़ जाती है। यानी खरीफ के समय में भी और रबी के फसल के समय में भी पाकिस्तान के ये जो बराज बनाए हुए हैं उसमें गाद इतना बढ़ता जा रहा है कि पानी स्टोर भी नहीं कर पा रहा, और उसका लाइफ लाइन यानी कि भोजन जुटाने वाला या पंजाब और सिंध, ये दोनों इलाके पाकिस्तान के ऐसे डर के माहौल में हैं कि कब फसल खत्म हो जाए और आधा पाकिस्तान भूखा रह जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। डर तो उसके अंदर है। ट्रेड के कारण यहां कश्मीर के अंदर, कश्मीर में भी एलओसी पर ट्रेड नहीं हो रहा, पीओके जल रहा है और दिक्कत उमर अब्दुल्ला को हो रही है। यह पकड़ा गया है इस बात के लिए कि नहीं पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर होने चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं कि नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच ये तय होगा मिलजुल कर कि कश्मीर में शांति रहेगी कि नहीं। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का क्या लेना देना, ये हम दोनों का मुद्दा नहीं, बल्कि कश्मीर भारत का एकीकृत हिस्सा है और उसमें हम पाकिस्तान का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। लेकिन अब्दुल्ला भी उसी तरह पकड़ा गया है कि देखिए हमारा चरित्र यही है कि कितना भी हम भारत की तरफ से बात करने की कोशिश कर लें, लेकिन दिल तो पाकिस्तान में ही बनता है। और इसीलिए पाकिस्तान के तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिसने टेरिटरी पर कब्जा तो कर लिया है, क्षेत्र तो उसके पास है कश्मीर का भी, लेकिन कश्मीर का दिमाग हमारे पास है, हमने दिमाग पर कब्जा किया है। भारत के मुसलमानों के दिमाग पर कब्जा किया और कश्मीर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के दिमाग पर तो ऐसा कब्जा किया है कि वो भारत विरोधी काम करने को मजबूर हो गया है। क्षेत्र आपका है, वहां के लोगों के दिमाग पर हमारा कब्जा है। वैसे ही अब्दुल्ला के दिमाग पर भी पाकिस्तान का कब्जा है, भले ही मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के एक यूनियन टेरिटरी का ही क्यों ना हो। लेकिन इन्हीं गुट में एक शामिल है ममता बनर्जी भी। आजकल बड़ी परेशान है, परेशानी इस कदर कि पहले तो पार्टी की बात चल रही थी और पार्टी इस लेवल पर चली गई कि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी लगभग कह दिया गया है अब आपकी पार्टी नहीं है, क्योंकि ऋतुव्रत बनर्जी ये आए, यहां पर आने के बाद दिल्ली में मुलाकात की डेलीगेशन के साथ और फिर इलेक्शन कमीशन में मुलाकात करने के बाद पश्चिम बंगाल लौटे। वहां पर कोलकाता में जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के ऑफिस, अभी एक नया ऑफिस ममता बनर्जी बनवा रही थी, उनको लग रहा था ये ऑफिस बड़ा सा भव्य सा बनाएंगे क्योंकि अभी 10-20 साल तक तो सरकार हमारी ही रहेगी। अब सरकार नहीं है, पैसे भी नहीं है, काम तो ठप होना ही है। लेकिन जिस ऑफिस को उन्होंने रेंट पर लिया था 2025 में, उसका खत्म हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन पैसा नहीं दे रही थी। और इस बीच जब पार्टी पर अधिकार ऋतुव्रत बनर्जी के गुट का हो गया है तो ऐसी स्थिति में पार्टी के ऑफिस पर भी उन्हीं का अधिकार होगा। तो कल वो चले गए ऑफिस में, ऑफिस पर कब्जा कर लिया, मेन गेट पर ताला लग गया। और चंद्रिमा भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती हैं, ये अभी कुछ एक दिन पहले तक अध्यक्ष हुआ करती थी, उस समय ऑफिस में बैठी थी, वो अपने ऑफिस से गायब हो गई और अगले दिन यानी आज उन्होंने सारे पद छोड़ दिए, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस के सारे पद भी छोड़ दिए। अब ऑफिस, बंगला और सारा खाता, वही खाता से लेकर बंगला ऑफिस तक सब कुछ ममता बनर्जी से छिन गया है। पार्टी तो पहले ही छिन गई थी। तो जो स्थिति ममता बनर्जी ने पैदा की उसकी सजा उन्हें भी मिल रही है। यानी एक बार इतने सारे एक्शन चल रहे हैं, विपक्ष को तो लग रहा है संसद सत्र के दौरान इनकी संख्या और घटेगी और एक घटे हुए संख्या के साथ फिर राहुल गांधी ये नहीं बोल पाएंगे। विपक्ष इस बीच सबसे मजबूत स्थिति में है और कुछ समय के बाद मोदी की सरकार गिरा देंगे। अब इनके दिमाग में आने लगा है मोदी की सरकार तो नहीं गिरी, लेकिन विपक्षी पार्टियों के सांसदों का विकेट गिरना शुरू हुआ और कुछ समय के अंदर इन पार्टियों में ऐसी स्थिति आएगी कि पार्टी ही खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।